नमस्कार। न्यूज़ उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 1 जुलाई, दिन गुरुवार। मैं आशीष और ये हैं आज के मुख्य समाचार। वन महोत्सव पर सीएम योगी ने दिया वन है तो कल है का मूल मंत्र। बोले 30 करोड़ पेड़ लगाने का टारगेट करेंगे पूरा। मैं आप सबसे अपील करूंगा, 4 जुलाई रविवार का दिन एक एक पौधा हम लगवाएं। पीएम मोदी ने डॉक्टरों को किया नमन। कहा डॉक्टर्स ने कायम की मिसाल, लाखों लोगों की बचाई जान। साथियों, डॉक्टर्स को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने की जाति तोड़ो समाज जोड़ो अभियान की शुरुआत। कहा भाजपा को हटाकर प्रदेश में बनाएंगे अपनी सरकार। सरकार की सच्ची कहानी जनता तक पहुंचा के 2022 में इस सरकार को सत्ता बेदखल करने के लिए निकले। सांसद हेमा मालिनी ने सुनी लोगों की समस्याएं। कहा मेरे सांसद रहते हुए गांव की महिलाओं को नहीं लाना होगा दूर से पानी। हमारे यहाँ रहते हुए एज ए सांसद मैं हूँ, तब पानी लोग बाहर न जाए, उनके उधर मिले। बेरोजगारी पर मायावती का तंज। बोली पढ़े लिखे लोग पकौड़े बेचने पर मजबूर। ये थे मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। वनों का क्षेत्रफल बढ़ाने और जनता के बीच पौधों को लगाने की भावना जगाने के लिए 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच हर साल वन महोत्सव मनाया जाता है। इस दौरान जगह जगह कार्यक्रम आयोजित होते हैं जहां पर पौधारोपण किया जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वन महोत्सव की बधाई देते हुए वन है तो कल है का मूल मंत्र दिया। सरकार ने उस समय निर्णय लिया 2017 में ही कि प्रतिवर्ष हम लोग वृक्षारोपण के एक निश्चित अभियान को आगे बढ़ाएंगे। मुझे प्रसन्नता है कि पहले वर्ष 2017 में 5 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य हमारे सामने था, उसे हमने पूरा किया। दूसरे वर्ष 2018 में 11 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य को हम लोगों ने प्राप्त किया। 2019 में हमारे सामने लक्ष्य था कि हम लोग उत्तर प्रदेश की आबादी के बराबर वृक्षारोपण कर सकें। क्या हम 22 करोड़ वृक्षारोपण कर पाएंगे? और मैं अभिनंदन करूंगा प्रदेशवासियों का, विभिन्न संस्थाओं का, जिन्होंने 22 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के लक्ष्य को 2019 में पूरा किया। विगत वक्त हमारे सामने एक चैलेंज था। कोरोना महामारी से दुनिया जूझ रही थी। क्या हम वृक्षारोपण के इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे? हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया और वन विभाग समेत उत्तर प्रदेश शासन के सभी विभाग, सभी संस्थाओं ने मिलकर के जन सामान्य के साथ सहयोग से हमने विगत वर्ष कोरोना महामारी के बावजूद एक दिन में 25 करोड़ से अधिक वृक्ष पूरे प्रदेश के अंदर लगाए। इस वर्ष हम लोगों ने 4 जुलाई को 25 करोड़ वृक्ष एक ही दिन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया। लेकिन इस पूरे महोत्सव के दौरान हम वृक्षारोपण के लक्ष्य को 30 करोड़ तक पहुंचाएंगे, 1 से लेकर 7 जुलाई के बीच में। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न केवल वन विभाग बल्कि उत्तर प्रदेश शासन के जितने भी अन्य विभाग हैं, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, वे सभी विभाग एक साथ मिलकर के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहर्निश प्रयास कर रहे हैं। कुछ नए अनुभव लिए जा रहे हैं। 100 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने भी वृक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं, उन्हें हेरिटेज वृक्ष के रूप में संरक्षित करने के एक अभियान भी चल रहा है। गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में गंगा उद्यान लगाने की कार्रवाई चल रही है। एक्सप्रेस हाईवे को इस बार हम लोग वृक्षारोपण के अभियान के साथ जोड़ने जा रहे हैं। वनगमन मार्ग को या राम जानकी मार्ग को भी वृक्षारोपण से आच्छादित करने की कार्रवाई चल रही है। एक निरंतर अभियान। और केवल ये वृक्ष लगाना ही नहीं,
बल्कि लगाने के बाद कितना सुरक्षित है, इसके लिए थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की व्यवस्था भी। हम लोगों ने वन विभाग से कहा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम जितने भी वृक्ष लगाएं उसमें 75 से 80% वृक्षों को हम लोग, पौधों को हम लोग जियो टैगिंग के साथ जोड़ें। पता लगे एक साथ हम अपने टैबलेट में या अपने स्मार्टफोन में देख सकें कि हमने जो वृक्ष लगाया वो सुरक्षित है या नहीं है, क्या स्थिति है। सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम करना। और मुझे प्रसन्नता है कि सीएमएस ने यहां पर आज इस वन महोत्सव के कार्यक्रम का शुभारंभ किया और पीपल का पवित्र पौधा, हम सब जानते हैं पीपल भारतीय परंपरा में पहले भी बहुत पवित्र माना जाता है। भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देता है। महात्मा बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये बौद्धि वृक्ष भी इसलिए कहलाया, ज्ञान प्राप्ति का जो माध्यम बने। पिछली बार 25 करोड़ का पौधारोपण करने का रिकॉर्ड बनाया गया था। इसमें हस्तिनापुर का नाम सामने आया था, जिसमें 1 घंटे में 360 पौधे लगाए गए थे। कोरोना वायरस महामारी के बीच देश में आज डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। हर साल 1 जुलाई को डॉक्टरों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के डॉक्टरों को नमन किया और नमन करते हुए कहा, साथियों, डॉक्टर्स को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है और वैसे ही नहीं कहा जाता। कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनका जीवन किसी संकट में पड़ा होगा, किसी बीमारी या दुर्घटना का शिकार हुआ होगा, या फिर कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि क्या हम किसी हमारे अपने को खो देंगे। लेकिन हमारे डॉक्टर ऐसे मौकों पर किसी देवदूत की तरह जीवन की दिशा बदल देते हैं, हमें एक नया जीवन दे देते हैं। साथियों, आज जब देश कोरोना से इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है, तो डॉक्टर्स ने दिन रात मेहनत करके लाखों लोगों का जीवन बचाया। ये पुण्य कार्य करते हुए देश के कई डॉक्टर्स ने अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया। मैं जीवन आहूत करने वाले इन सभी डॉक्टर्स को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हर राजनीतिक पार्टी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने जाति तोड़ो समाज जोड़ो अभियान की शुरुआत साइकिल यात्रा के साथ कर दी है। सुनिए इस दौरान मीडिया से बातचीत में चंद्रशेखर ने क्या कहा। ये आपकी बहुजन साइकिल यात्रा है और 21 तक चलेगी। क्या है यात्रा, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? देखिए, बहुजन साइकिल यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के हर घर तक हम लोग पहुंचेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियां है, जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश बेहाल हो चुका है, आम आदमी सुसाइड कर रहा है, मर रहा है, हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहा है और जितनी भी नियुक्तियां हो रही है, नौजवान परेशान हो गया, घोटाले हो रहे हैं नियुक्तियों में, नियुक्तियां नहीं तो हुई नहीं है। वो सारी चीजें जो है जन जन तक पहुंचाएंगे और इस सरकार की सच्ची कहानी जनता तक पहुंचा के 2022 में सत्ता को, इस सरकार को सत्ता बेदखल करने के लिए निकले। जाति तोड़ो समाज जोड़ो, क्या है ये नारा? देखिए, मंशा है इसकी? भाजपा के लोग बांट के राजनीति करते हैं और हम लोग जो हैं जातियों को जोड़ के भाईचारा बना के राजनीति करने के लिए निकले हैं। मैं समझता हूं कि सांप्रदायिकता का एक ही इलाज है, वो है भाईचारा। तो हम घर घर जाके भाईचारा बनाएंगे, रिश्ते बनाएंगे और उन रिश्तों को संभालेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास तो कुछ नहीं किया। अब वो सांप्रदायिकता का सहारा लेगी। इस बार जनता को उत्तर प्रदेश की बचाना। अगर गठबंधन करेंगे तो कौन सी पार्टी के लिए ऑप्शन खुला है आपका? सबके लिए खुला है, बीजेपी विरोधी सारे दलों के लिए खुला है।
और प्रयास करेंगे एक बड़ा गठबंधन बने जिससे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ रुके। जिला पंचायत अक्सर अपने संसदीय क्षेत्र से दूर रहने वाली सांसद हेमा मालिनी आखिरकार मथुरा पहुंची। यहां पर लगातार लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जान रही हैं। इसी दौरान हेमा मालिनी ने वृंदावन में लोगों की समस्याएं सुनकर कहा कि मेरे सांसद रहते हुए गांव की महिलाओं को दूर से पानी नहीं लाना पड़ेगा। अब भी मैंने यही बात की है कि ये दिस इज वेरी सैड टू सी ना, ऐसा आज के समय में जो इतना परिवर्तन हो चुका है हमारा देश, लेकिन आज भी गांव की महिलाएं पानी के लिए इतना दूर जाती हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। खास तौर पे हमारे मथुरा में हो रहा है। इसका आपको जल्दी से जल्दी खत्म करना है। हमारे यहाँ रहते हुए एज ए सांसद मैं हूँ, तब पानी लोग बाहर न जाए, उनके उधर मिले। तो एनीवे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जल में घर घर में जल पहुँचाने का बात किया है। तो 24 तक वो क्लियर होगा सारा। आज स्थिति बड़ी बेकरार होती जा रही है पूरे मथुरा जिले के लिए, क्योंकि यमुना में जल नहीं है, चारों तरफ खारी पानी होता जा रहा है। हर प्रतिवर्ष खारी पानी हो रहा है। इसके बारे में कोई आपने योजना बनाई है? इसके बारे में भी हम बात करते रहते हैं। अभी इसके विषय में यमुना को सफाई करने की तो बहुत सालों से बात चल रही है। अभी जब से मैं भी सांसद बनी हूँ तब से बोला कि यमुना को सफाई होना चाहिए। हमारे मथुरा के जितने सारे ब्रजवासी लोग उसके लिए आंदोलन भी करते हैं। इसका हल जल्द से जल्द निकलेगा जरूर। मैंने मोदी जी से कहा हुआ है, तो वो मेरे ख्याल में बहुत जल्द से इसका। कोरोना काल के समय सांसद हेमा मालिनी के मथुरा नहीं आने पर लोगों ने विरोध किया था। लोगों का कहना था कि मुसीबत के घड़ी में मथुरा से सांसद गायब थी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने देश के बेरोजगारों पर चिंता जताई है। इसके साथ ही बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को बराबर का जिम्मेदार ठहराया है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नक्शे कदम पर ही अगर बीजेपी भी चलती रही तो जल्द ही उसकी दुर्दशा भी कांग्रेस की तरह हो जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं प्रिया। गुरुवार को मायावती ने लगातार कई ट्वीट कर केंद्र और प्रदेश की सरकार को बेरोजगारी पर जमकर कोसा। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, यूपी और पूरे देश भर में करोड़ों युवा व शिक्षित बेरोजगार लोग सड़क किनारे पकौड़े बेचने और अपने जीवन यापन के लिए मजदूरी आदि करने के लिए मजबूर हैं और उनके माँ बाप व परिवार जो ये सब देख रहे हैं, उनकी व्यवस्था को समझा जा सकता है। मायावती ने आगे लिखा कि बीएसपी देश में नौजवानों को ऐसी भव्य स्थिति पैदा करने के लिए केंद्र में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी बराबर की जिम्मेदार मानती है। यदि बीजेपी भी कांग्रेस पार्टी के नक्शे कदम पर ही चलती रही तो फिर इस पार्टी की भी वही दुर्दशा होगी जो कांग्रेस की हो चुकी है, जिस पर बीजेपी को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। हर रोज की तरह एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं पहचानो कौन का सेगमेंट। इसमें हम आपको सुनाते हैं एक आवाज। वो आवाज एक राजनेता की है या एक अभिनेता की, ये आपको पहचान कर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होता है। तो सुनिए आज है किसकी आवाज, और सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। मैं बहुत कम बाहर जाती हूँ तो जब ऐसे फंक्शन के लिए निकलती हूँ तो अच्छा ही लगता है। इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।